हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ईडू फेस्ट चैनल आपका स्वागत है यार। सबसे पहले जो है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10th के लिए जो है बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे असरदार जो टॉपिक हैं वो इस चैनल पे जो है डाले जाते हैं। जैसे इस तरह से जो आपका पीडीएफ नोट जो है इस पे डला रहा है, चैप्टर 1 का जो है डल चुका है, चैप्टर 2 का भी डल रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपका संधि का जो है टेस्ट चल रहा है, और उसी तरह से जो है आपका केमिस्ट्री का भी जो है आपका फ्री ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल फ्री है, कोई भी जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश का भी जो है आपका चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश का भी जो है आपका चल रहा है, तो जाके ज्वाइन कीजिए और अपना जो है रैंक देखिए कि आप किस रैंक पे हैं। प्लस में जो है आपका महा मैराथन क्लास जो है आपका चल रहा है। ठीक है, किसका? महा मैराथन जो क्लास है नवंबर से जो है आपका स्टार्ट होगा। मैथ्स का फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझेंगे, प्लस में आपका इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है उनको समझेंगे, और उसके साथ साथ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसको भी समझेंगे। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो है आपका क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी जो है साथ साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। तो हमारा जो मिशन है 80/80 का, उसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। आके ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल के साथ। फिर उसके बाद जो हमारा 80/80 का जो हमारा जो प्लान है उसको जो है देखते हुए आपको इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है, और जैसे जैसे वीडियो डल रहे हैं उसको जो है आपको देखते चलना है, और नोट्स जो है आपका बनाते चलना है। और लास्ट में आप रिवीजन का जो है एक सीरीज भी आएगा जब आपका बोर्ड का एग्जाम पास में आएगा। तो इस तरह से हम अपना प्रिपरेशन करते चलेंगे। और भी बहुत से जो हम लोग प्लान लेके आए हैं, प्लान जो है बहुत सा है इस चैनल पे, बहुत सा प्लान जो भी डलने वाला है, तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज जो है हम लोग पिछले जो है वीडियो में जो है चैप्टर 2 को जो है ख़त्म किए हैं। उसका जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, कि इस चैप्टर से जो है किस तरह के क्वेश्चन आंसर जो है बोर्ड आपसे पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन आंसर से ही जो है हम लोग जो है अपना उस चैप्टर को भी जो है चैप्टर 2 को जो है रिवीजन कर लेंगे। दोनों काम हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, दोनों काम को हम लोग एक साथ करेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग उस जो है चैप्टर को भी रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके सामने हाजिर हो रहा है। क्वेश्चन है कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू सजेस्टेड एज अ रेमेडी। यानी जो अचानक क्या हम लोग सजेस्ट करते हैं उसको, कौन सा दवा चाहे क्या देने के लिए, उसका जो ओवर ईटिंग के चलते जो उसको इनडाइजेशन हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, एसिडिटी हुआ था, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या सजेशन देंगे जल्दी से। आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेमन जूस जो है हम कहेंगे पीने के लिए, या फिर बेकिंग सोडा या विनेगर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए आंसर भी साथ साथ में लिखे हैं, और इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चलेगा कि आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, साथ में आपका ये भी जो है फायदा होगा। ठीक है, तो बहुत फायदा होने वाला है। इंटरेस्टिंग जो है आपका वीडियोस जो है आ रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर है कि बेकिंग सोडा को जो हम लोग जो है एसिडिटी जब जब भी किसी को होता है, किसी पर्सन को, तो हम लोग बेकिंग सोडा उसको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज अ बेसिक, क्योंकि एक बेसिक है, और एसिडिटी यानी यहाँ एसिड का मात्रा हमारे स्टोमच में ज्यादा हो गया है, तो हमको जो उसको बेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस मिलकर जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है आपका कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हो जाता है, इसीलिए हम लोग वहां पे बेस देंगे। ठीक है, तो जैसे हम उसको बेस जो है देते हैं, उसको चखाते हैं, तो क्या होता है कि इन नेचर एंड हेंस न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, जो एक्सेस हमारे पेट में जो एसिड हुआ है उसको, और जो प्रेजेंट हमारे एसिड स्टोमच में उसको जो है क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। वो जो आपका बेकिंग सोडा है जो बेस का आता है। ठीक है, लेमन जूस अगर आप देंगे तो लेमन जूस में पहले से ही एसिड होता है, फिर तो एसिडिटी आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लेमन जूस जो है नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है आप उनको देंगे किसी पर्सन को, आपको सफरिंग फ्रॉम अगर एसिडिटी से गुजर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरेंज करना है फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिटी स्ट्रेंथ को, यानी एसिड को बढ़ते हुए के मात्रा में लिखना है। ठीक है, कि कौन एसिड सबसे कमजोर है, ठीक है, उसके बाद कौन वीक है, उसके बाद कौन वीक है। ठीक है, यानी कमजोर से हमको जो है स्ट्रॉन्ग की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो एसिड को जो हमको क्या कैसा लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि एसिटिक एसिड, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, एसिटिक जो हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिर आपका एसिटिक एसिड और वाटर एक न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले जो है आपका वाटर हो जाएगा वीक में, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका एसिटिक एसिड और उससे स्ट्रॉन्ग आपका HCl, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। क्यों जो आपका जो दांत है वो स्टार्ट होने लगता है सड़ना, ठीक है, जब आपका पीएच जो माउथ का है वो 5.5 से लेस होने लगता है, कम होने लगता है। 5.5 जो आपका एसिड में ही आता है, ठीक है, वीक एसिड होता है, उससे कम हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर जो हमारा माउथ का जो पीएच जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे। तो टूथ जो है स्टार्ट होता है डिकेइंग करना जब आपका पीएच जो है हमारे माउथ का लो होने लगता है 5.5 से। क्यों, क्योंकि बिकॉज बिलो द दिस पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू अगर बिलो हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो जो मीडियन है माउथ का बिकम्स मोर एसिडिक। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू जो है आपका बढ़ रहा है, तो सॉरी पीएच वैल्यू आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका जो है माउथ का जो आपका मीडियन है वो कैसा हो रहा है, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे ये चीज याद कर लीजिए कि ये एसिड में जो है आपका पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा बता दिए, और बेस में आपका क्या होता है, पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, यानी बेस पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो आपका बेस और उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन एसिड में अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो बेस आपका उतना ही वीक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो वही यहाँ पे है, आपका पीएच वैल्यू माउथ का जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका जो है सॉरी माउथ का जो पीएच वैल्यू हाँ कम हो रहा है, तो आपका जो है टीथ क्या होने लगा, डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा, सड़ना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो वही लिखा है कि बिकम्स मोर एसिडिक, तो एसिड ज्यादा हो रहा है तो आपका जो टूथ इनेमल है, इनेमल जो आपका व्हाइट वाला होता है दांत वाला, ठीक है, वो क्या होने लगेगा, कोरोड होने लगेगा, जंग लगने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी फास्टर रेट में जो है आपका होने लगेगा। क्यों, क्योंकि मोर एसिडिक की ओर बढ़ते जा रहा है इसीलिए। ठीक है, तो इतना डिटेल में जो है हम लोग हर क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इसके लिए जो है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के नीचे जो है एक लाइक बटन जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि व्हाई डज द मिल्कीनेस डिसअपियर ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 टू लाइम वाटर। डिसअपियर यानी गायब होना, जो मिल्कीनेस जो आपका कलर आ जाता है वो आपका क्यों गायब हो जाता है, जब हम उसमें एक्सेस में CO2 ऐड कर देते हैं लाइम वाटर में जो आपका है। ठीक है, तो क्यों आपका गायब हो जाता है उसके बारे में। तो जब आप आंसर है इसका कि व्हेन CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, एक्सेस में जब हम CO2 को पास करेंगे किसमें, मिल्की यानी CaCO3, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम मिल्की पास करते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जिसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, जो सोल्यूबल होता है आपका वाटर में, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और वाटर में सोल्यूबल होने के कारण जो उसका मिल्कीनेस है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और आपका ये जो है इक्वेशन है, ये आपका यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि CaCO3 को जब वाटर से कीजिएगा प्लस में आपका एक्सेस में CO2 रहेगा तो CaHCO3 बन जाएगा होल ट्वाइस एक्वस सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि एक्वस यानी वहाँ पानी है, तो पानी तो था ही, तो ये सोल्यूबल हो जाता है आपका वाटर में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से सारा जो है आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहां से जो इसको खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में नोट्स बनाइएगा तो अपना नोट्स का बात ही कुछ अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है POP, यानी टोपी नहीं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसको हम POP बोलते हैं। तो POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी जहां मॉइस्चर है ही नहीं वहां पे हम POP को जो है स्टोर कर इसको स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, वाई, यही क्वेश्चन है, क्यों रखते हैं।
मॉइस्चर यानी वो जो नमी है वहां से हम जो है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है बचा के रखते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा कंटेनर में? क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर पाए। अगर रिएक्ट कर गया तो वो हार्ड बन जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा और फॉर्म कर जाएगा एक जिप्सम। जिप्सन जो है फॉर्म हो जाएगा। जिप्सन से ही आपका पीओपी फॉर्म होता है और पीओपी में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सन बन जाएगा, ठीक है। तो जिप्सम जो है आपका वहां क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है अगर वो रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर से। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। समझ गए? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में आपका जो ये चैप्टर है ना पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा और प्लस में आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यार ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और घंटी प्रेस को जो है आप प्रेस कर लेंगे, ठीक है, घंटी बेल को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाई इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज क्लोरल अल्कली प्रोसेस? क्यों जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन जब हम NaCl का करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लोरल अल्कली प्रोसेस? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरल का मतलब है क्लोरीन और अल्कली का मतलब है बेस यानी NaOH। अल्कली को हम लोग बेस बोलते हैं, दूसरा नाम बेस होता है, और उसका एक होता है आपका जैसे बेस में आपका NaOH आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोरल अल्कली प्रोसेस, ठीक है। यानी जो आपका प्रोडक्ट साइड है क्लोरीन और NaOH का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लोरल अल्कली प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको कहते हैं? और दो इंडिकेटर्स का जो है नाम देना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको पता है जो स्मेल को चेंज करता हो, एसिड और बेस को जो है बेस के जरिए हम जो है उसका स्मेल को पहचान सकते हैं। मतलब स्मेल से हम जान जाते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, उसी को हम कहते हैं आपका क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। जैसे दो इंडिकेटर जैसे ओनियन है और एक आपका वेनिला है, ये आपके दो इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रेश मिल्क हैज एक सेकेंड सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, नहीं बोलो भैया, बोलो भैया। क्वेश्चन आपका कि फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, पता है? अरे पता है सर, फ्रेश मिल्क का जो है ना pH जो है 6 होता है। आपको पढ़ाते हुए चैप्टर में बॉक्स के जरिए जो है आपको सारा चीज बताया गया है। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर भी इस चैनल पे जो है डलाया गया पूरा वीडियोस, आप वहां से जाके चैप्टर को पहले समझेंगे, फिर आके आप इस क्वेश्चन आंसर को सारा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ये दिल्ली में 2009 में पूछा गया है CBSE बोर्ड में, ठीक है, दिल्ली के CBSE बोर्ड से। तो जो आपका फ्रेश मिल्क है उसका pH वैल्यू 6 होता है, ठीक है। व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड, यानी जब आपका दूध का जो दही बन जाता है, विल इट्स pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? तो अब बताइए कि जब दूध का दही बनता है तो बताइए इसका pH वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? पहले तो ये बताना है। और अगर इंक्रीज करता है तो क्यों करता है, या फिर अगर डिक्रीज करता है तो क्यों करता है, ये बताना है, ठीक है। तो समझ लेते हैं। तो आपका फ्रेश मिल्क का pH वैल्यू तो 6 के इक्वल होता ही है, लेकिन अगर वो चेंज हो गया कर्ड में तो जो आपका pH जो वैल्यू है वो हल्का डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कर्ड में चेंज होता है तो वहां लैक्टिक एसिड का जो है प्रोडक्शन होने लगता है। लैक्टिक एसिड, ध्यान से, जो कि एक वीक एसिड होता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का जब प्रोडक्शन होता है यानी एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो एसिड जो है आपका ऐसे उसका pH वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाता है, ठीक है। यानी उसका pH वैल्यू क्या करने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो स्लाइटली आपका pH वैल्यू वहां पे डिक्रीज होता है उस pH वैल्यू है, ठीक है, कर्ड का। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन जो है आपका धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। मोर एसिडिक, उसी समय आपको बताया था क्वेश्चन के जरिए कि अगर मोर एसिडिक है, ठीक है, मोर एसिडिक, क्योंकि लैक्टिक एसिड का जो pH वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, pH वैल्यू डिक्रीज हो रहा है यानी एसिड का मात्रा वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH वैल्यू का। तो pH वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो एसिड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड का मात्रा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एसिडिक मोर है तो लेसर आपका क्या होगा, pH वैल्यू होगा, ठीक है, ये आपको बता दिए हैं।
इतना डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और अपने दोस्त में शेयर करना भी बनता है। ठीक है, तो बनता है को बना दीजिए, इस चैनल को थोड़ा ग्रो कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन अ सॉल्यूशन हैव वन ऑफ द pH ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं समझ में आया सर, थोड़ा धीरे धीरे समझाइए। ठीक है, तो देखिए व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी H+ का जो कंसंट्रेशन अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, किसी सॉल्यूशन का H+ का जो कंसंट्रेशन है अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो pH जो सॉल्यूशन है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो pH वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि H+ को हम लोग जो है एसिड के लिए डोनेट करते हैं और OH- जो है हम उसको बेस के लिए डोनेट करते हैं। तो H+ अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिड जो है आपका इंक्रीज होगा और एसिड इंक्रीज होगा तो pH जो है वैल्यू आपका क्या होगा, pH वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे pH वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर एसिड अगर यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज कर जगह डिक्रीज कर देता तो आपका pH वैल्यू क्या कर देता, इंक्रीज कर जाता। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता, अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज देता तो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेम बताना है गैस का जो इवॉल्व हुआ है जब आप एक डाइल्यूट HCl को रिएक्ट किए हैं NaOH कार्बोनेट के साथ। NaOH नहीं है, यहाँ H नहीं है, ऐसे दिया गया, शॉर्ट में लिख दिए हैं, थोड़ा सा देश चोरी यहाँ पे किए हैं हम। ठीक है, इसका जो है आपका है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, NaOH नहीं है। तो रिएक्ट किया जाता है डाइल्यूट HCl को जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है और कैसे होता है उसको रिकॉग्नाइज करके आपको बताना है। ये भी आपका दिल्ली 2008 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका रिएक्शन कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, उसको HCl के साथ हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से जो Na है वो Cl को ले जाएगा और ये H इस H के साथ लग के H2 हो जाएगा, H2O ले जाएगा और यहाँ से एक CO2 भी जो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन होगा और इसका रिकॉग्नाइज करके देखें, ठीक है, कि कैसे हुआ। तो जो गैस जो आपका रिकॉग्नाइज हुआ है CO2 पासिंग इट थ्रू ए लाइम वाटर, अगर हम उसको लाइम वाटर से पास कर देते हैं, लाइम वाटर यानी CaO जिसको बोलते हैं, उससे अगर हम पास कर देते हैं तो आपका जो है टर्न मिल्की, तो वो किस आपका टर्न हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, यानी CaCO3 वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो ये CO2 यहाँ पे निकला है इसका अगर हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं गैस को तो ठीक है, वहां पे आपका CO2 यहाँ पे रिएक्शन भी दिए होंगे कहीं, हाँ ये देखिए CaOH2 को जब Cl2 से कर रहे हैं तो आपका ये बन जा रहा है। ठीक है, ये किसी और का रिएक्शन लिख दिए हैं, ये इसका नहीं है। ठीक है, सॉरी ये इसका नहीं है, इसको याद नहीं कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे हाथ से मिसप्रिंट हो गया है, हाथ से यार मिसप्रिंट हो रहा है, सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, तो समझ गया आप क्वेश्चन को समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। ये क्या हो रहा है कि जब आप CO2 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपका मिल्की में जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है जिसको आप CaCO3 बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP, यानी टोपी नहीं, POP टोपी नहीं, जिसको आप कैप बोलते हैं वो नहीं है, ये POP है। ठीक है, POP। तो POP जो है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे प्रिपेयर्ड होता है और कॉमन केमिकल्स नेम क्या होते हैं उस POP का जो है जिससे आप फॉर्म होता है POP, उसका जो कॉमन नेम है केमिकल नेम वो क्या है, कॉमन नेम और केमिकल नेम क्या है कंपाउंड्स का जो फॉर्म करता है एक POP को। ठीक है, और एक उसका जो है रिएक्शन आपको एक शो कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका केमिकल नेम जानते हैं, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CaSO4.12H2O, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हम लोग हेमी बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, हीट दिया जाता है। जिप्सम जो होता है, जिप्सम को जब हम लोग हीट देते हैं 373 केल्विन पे,
तो आपका जो है वहाँ पे पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। जैसे ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ देगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, जब उसको 373 केल्विन पे रिएक्ट कराएंगे तो आपका CaSO4.12H2O और आपका यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या हुआ है कि वेन पीओपी को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो आपका क्या होता है, वहां पे जिप्सम फिर से फॉर्म हो जाता है और यही आपका कॉमन नेम होता है जिप्सम, जो फॉर्मेशन करता है पीओपी का। तो ये आपका कॉमन नेम भी जो है हम इसका बता दिए। और जो केमिकल नेम है जिप्सम का उसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, केमिकल नेम। इस देखिए ये आपका फॉर्मूला है, इसमें Ca का कैल्शियम, SO4 को सल्फेट, 2 को हम लोग डाई बोलेंगे और H2O को हाइड्रेट बोलेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हम इसको बोल देंगे। सिंपल सा है, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ वाशिंग सोडा हो गया है, उसका कैसे ऑब्टेन होता है वो बताना है, बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन करते हैं हम उसको, और नेम बताना है इंडस्ट्रीज का जो वाशिंग सोडा का जो है मतलब इंडस्ट्री में बताना है कि किस तरह से इंडस्ट्री में जो है आपका वाशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्लॉथ्स को छोड़कर, यानी वाशिंग क्लॉथ्स को छोड़कर, यानी कुछ दूसरा जो है आपका यहाँ पे यूज बताना है। तो देख लेते हैं क्या क्या यूज है, कैसे क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता है यार, चैप्टर पढ़ते से हम लोग पढ़े थे, Na2CO3.10H2O होता है। इसका फॉर्मूला का नाम होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेशन, यानी डेका हाइड्रेशन। 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, डाई नहीं डेका। ठीक है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, डेका डेका डेका, एक सेकेंड। तो 10th को हम लोग बोलते हैं डेका। ठीक है, डेका सुना सुना लग रहा है, कोई फिल्म में है, डाकू नहीं डेका। ठीक है, ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, तो इसका जो है ऑब्टेन किया जाता है हीट करके, बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। ठीक है, और रीक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में जो है आपका आ जाता है एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे ये आपका NaHCO3 जो है 2 मोल्स लेके इसको जब हम लोग हीट किए, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसको जब हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। और फिर उसके बाद Na2CO3 में जब आप 10H2O ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा वाशिंग सोडा। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये शख्स नहीं है सर, फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। हाँ, तो शख्स नहीं, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में, सारा इंपॉर्टेंट करवाया जा रहा है। इसका यूज है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्लास बनाने में, इंडस्ट्रीज में, यही आपका यूज है। बस खत्म हो गया, बस इतना इजी क्वेश्चन और 5 नंबर आपके हाथ में। नेक्स्ट आपका केमिकल फॉर्मूला बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, और ब्लीचिंग पाउडर जो है कैसे प्रिपेयर होता है उसके बारे में बताना है। साथ में आपका जो है पर्पज है कि उसका यूज पेपर फैक्ट्रीज में किस तरह से होता है उसको भी बताना है। केमिकल फॉर्मूला सर जी हमको आता है, CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, और प्रिपेयर्ड होता है स्केल्ड लाइम को आपको ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। स्केल्ड लाइम किसको बोलते हैं सर जी, तो CaOH(2) को बोलते हैं स्केल्ड लाइम। ठीक है, जिसको आप ड्राई क्लोरीन के साथ, गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे बन जाता है क्या, बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। और इस तरह का आपका ये कुछ रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरह का आप कुछ रिएक्शन करके आप इसको कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसका यूज जान लेते हैं। ठीक है, यूज क्या है, यूज तो दिखाइए, यूज भी देखिए यहाँ है, सारा चीज हम आपको बता देंगे इस चैप्टर का, एक चीज, एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो वुड पल्प में जो है पेपर फैक्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, एक पूछा था इसलिए एक दिए हैं। ओहो, इसके बाद एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, ये हमसे जो है दगाबाजी, ये कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सर जी घुसा दिया, ये कैसे। चलिए देखते हैं यार, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इजी होने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइंस में क्वेश्चन बड़ा तो आंसर छोटा ही होता है, छोटू, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कि नेम बताना है प्रोडक्ट का जब आपका NaHCO3 को रिएक्ट करते हैं, यानी हीट करते हैं, रिएक्ट नहीं हीट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है जो आपका NaCO3 का जब आप हीट करेंगे।
तो जब आप एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आप 2Na करते हैं तो N2CO3 बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है। तो क्या क्या बना आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट में। तो ये आपका डिकम्पोज हुआ, ठीक है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर पूछ देगा कि NaCO3 को हीट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन वहां पे यूज होता है, तो आप वहां बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर जी लगता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप वहां पे मार देंगे टिक, ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है तो एमसीक्यू में, ठीक है। और प्रोडक्ट के साइड आपका Na2CO3 बना है और CO2 भी बना है, और वाटर भी लिख सकते हैं लिखना हो तो, ठीक है। ऐसे सारे रिएक्शन में वाटर अपने आप आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है। ओहो हो, बड़ा मिस्टेक हुआ है हमसे। ये अभी हम लोग जो है फर्स्ट में जो आपका पेज था वही था आपका स्लाइड का, ठीक है। गलती से यहाँ पे भी आ गया है, कोई बात नहीं, आप लोग तो अच्छे लड़के हैं, माफ़ कर सकते हैं हमको, माफ़ करेंगे ना कि सजा देंगे। सर जी आप एक क्वेश्चन को दो दो बार बनवा रहे हैं, बच्चे का जान ले रहे हैं आप, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। भाई ऐसा मत करना यार, आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमको पढ़ाएंगे कैसे। नेक्स्ट आपका ये देखिए क्वेश्चन है, सर जी क्वेश्चन नहीं देख रहा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन बताना है एसिड बेस का, ठीक है। कुछ नहीं है यार, एसिड में H+ आयन होता है, बेस में आपका OH- आयन जो हमें देता है एक्वा सॉल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट आपका डिफरेंस होता है एसिड में कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड में रिएक्ट कर जाता है और लिबरेट कर देता है CO2 गैस, लेकिन बेस में कोई रिएक्शन नहीं होता है मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन है, बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन है, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में और रटते रहिए रटते रहिए, न्यूज वाला जैसा एकदम बोल रहे हैं हम, ठीक है, आर भारत जैसा एकदम न्यूज के जैसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, पेन तो ऑन कर लें। नेक्स्ट है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, ऑल्सो गिव ए कॉमन मेथड टू गिव रिलीफ फॉर ए डिस्कम्फर्ट काउज्ड बाय द एंट स्टिंग। क्या पढ़ दिए सर, हमको पता भी नहीं चला। चलो पढ़ते हैं। आपको बताना है एसिड का नाम जो आपको चूंटी जो है, चलते हैं खाली पैर तो आपके पैर में आके काट देती है। तो जो एसिड आपके पैर के अंदर, जो चींटी ने आपके पैर के अंदर भेजा है, उस एसिड का नाम बताना है सबसे पहले उस एसिड का नाम बताइए। फिर उसके बाद ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड, उसका मेथड बताइए कि उससे हम रिलीफ कैसे पाएं, उसका मेथड भी बताना है। तो जो एसिड एंट आपके अंदर डालती है काटते समय वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और उसका दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड होता है। केमिकल फार्मूला HCOOH होता है। और क्या बताएं आपको, इतना चीज बता दिए। रिलीफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर एसिड हमको हमारे पैर के अंदर आके काट रही है तो हम उस जगह पर, उस एरिया पे बेस को रबिंग कर देंगे तो एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। तो हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे बेसिक सॉल्ट को और वहाँ पे अपना घस लेंगे। एग्जाम्पल में बेकिंग सोडा ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका है कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एन एग सेल। एग सेल आपको CaCO3 को बोलते हैं। एग जो सेल होता है उसमें ये चीज होता है कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से तो आपका क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, H2O बनता है, CO2 भी जो आपका बन जाता है। यही होता है जब आप इसको एक सेल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ प्रिपेयर करते हैं, यही आप वहां पे लिख देंगे। आपके सामने आंसर लिखा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ए सॉल्ट एक्स, जो नाम नहीं दिया है, XYZ है। X when dissolved in distilled water gives a clear solution which turn red litmus blue. Explain this phenomena. इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है कि एक एक्स सॉल्ट है जो डिजोल्व होता है एक डिस्टिल वाटर में, और एक क्लियर सोल्यूशन जो हमको ला के देता है। क्या देता है कि एक लिटमस पेपर जो रेड लिटमस है उसको टर्न कर देता है ब्लू में। किसमें? ब्लू में। ये हमको उस फिनोमिना का नाम बताना है, एक्सप्लेन करना है, नाम नहीं बताना, एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देंगे।
चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। आंसर इसका है कि बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू पेपर ब्लू, यानी अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वहां पे वो सॉल्यूशन कैसा है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो आपको पता है यार, चैप्टर 1 में पढ़े हो, आप क्या आपको बार बार रिवीजन कराते रहे बैठ के। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्ट है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, गिव ए बेसिक सॉल्यूशन, उस बेसिक सॉल्यूशन में से हमको पता चल जाएगा। तो सो द गिवन सॉल्ट X इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है वो X सॉल्ट। ये तो हमको पता चल गया क्योंकि वो एक क्लियर सॉल्यूशन दिया है। तो वीक एसिड होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होगा? क्योंकि इसका सॉल्यूशन बेसिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन है तो वहां पे एसिड जो होगा वो आपका वीक होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आपका एसिड और बेस से मिलकर ही बनता है। तो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी वहां पे बेस का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा है, तो यानी वहां पे जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है आपका वीक है। यही आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक उसको लिखेंगे और एग्जाम्पल में दे देंगे। जैसे आपका बेसिक सॉल्ट N2CO3 जो आपका क्या है, एक वाटर से जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जिसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो आपका जो है ये चीज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका NaOH फॉर्म होगा, प्लस में आपका एक वीक एसिड H2CO3 भी जो है फॉर्म हो जाएगा, और NaOH आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। इसलिए आपको इसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन जो है होता है। इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया ना? समझ में आया तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, बहुत गाना गा लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि हाउ कुड यू डिस्टिंक्शन बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। हीटिंग करके आप बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को कैसे जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक दूसरे का भेदभाव बता सकते हैं कि कैसे डिफरेंस है आपस में। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और उसी तरह आपका वॉशिंग सोडा का कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी N2CO3 10H2 आपका होता है वॉशिंग सोडा का। ये तो दोनों का जो है अलग होता ही है फॉर्मूला। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हीट करते हैं तो CO2 गैस देता है और वो टर्न्स कर देता है लाइम वाटर को मिल्की में। लेकिन वही अगर आप जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, यानी जो आपका वो है क्या कहता है वॉशिंग सोडा है, वो आपका 10H2O के साथ जब आप फिर उसको कर देते हैं तो आपका वहां पे ये एक चीज कन्वर्ट होके बन जाता है N2CO3 प्लस 10H2O बनता है, ना कि यहाँ CO2 बनता है। ठीक है, यानी आपका जो बेकिंग सोडा है उसमें आपका डिफरेंस, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में ये डिफरेंस लिख सकते हैं कि हीट करने पर बेकिंग सोडा हमको एक CO2 गैस देता है और उससे हम लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम वॉशिंग सोडा को जो है मिल्की में कन्वर्ट, जो मतलब लाइम वाटर को रिएक्ट करके मिल्की में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वॉशिंग सोडा के साथ। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा एक CO2 जो है यहाँ पे नहीं देता है रिएक्शन में, इसीलिए। तो ये आप यहाँ पे डिफरेंस जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं ये बताना है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ जो है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इसमें बताना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसके पास एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन ज्यादा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहेंगे जो आयोनाइज कंप्लीटली कर जाएगा H+ आयन को, आसानी से H+ आयन जो हमें दे दे, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी वही H+ आयन। ठीक है, और वीक एसिड उसको कहेंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में आप इसको कैसे रखेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता होना चाहिए आपको। प्लस उसके बाद साइट्रिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड थोड़ा वीक होता है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड भी वीक होता है। आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, आपका होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड भी, हाँ नाइट्रिक एसिड भी आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है,
और आपका वीक एसिड में आपका साइट्रिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और एक फॉर्मिक एसिड जो है आपका वीक एसिड हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको उठाए हैं कि आपको थोड़ा दे दें। इससे आपका क्या होगा कि आप बहुत से कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला जो है याद कर सकते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, अभी तुरंत वीडियो खत्म होने से के बाद ही आप इसको याद कर लेंगे बंद करके, ठीक है। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लिखना है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कंपाउंड, ठीक है। जैसे आंसर के साथ ही आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका कोई आंसर है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना था तो K2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट का लिखना है तो N2SO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट का लिखना है तो CaSO4 होता है। इस तरह से जो है आपको 9-10 जो है दिए हुए हैं कंपाउंड्स, और 9-10 नहीं है, इधर 9 तक है। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे उसका फैमिली के बारे में भी दिया है, और वो एसिड और बेस से किस रिएक्ट करता है उसके बारे में भी दिया हुआ है। 9-10 ही जो है आपको यहाँ पे 9 है, 9 तक जो है आपको दिया हुआ है। आप इसको याद कर लेंगे, घर पे बैठ के लिखकर याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सेकेंड चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम बढ़ेंगे चैप्टर संख्या 3, यानी चैप्टर नंबर 3 पे जो है बढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करके बताएंगे, और पढ़ाई करते रहिएगा फ्रेंड। हम इसी तरह से आपके लिए इतना मेहनत करते रहेंगे, और आपके तरफ से सिर्फ इतना मेहनत करना है कि अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल में जाकर आप सब पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के पास भेजकर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप उसको देखिए, अपना जो है जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को देखकर तो आप कमेंट में जो है अपना डाउट को बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि नवंबर में, यार थक गए हैं बोलते बोलते, नवंबर में आपका मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है मैथ का। तो जो लोग मैथ से डर रहे हैं उनके पास जो है लिंक भेज दीजिएगा इसका कि EduFest पे जो है आपका नवंबर से मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना मैथ को जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। जाके वहाँ पे आप भेज दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर अब बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर पर, जो कि वीडियोस आएंगे आपको इस वीडियोस के बाद। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है फ्रेंड। जाइए जाइए जाइए, बहुत मेहनत लग गया वीडियो बनाने में, लेकिन आप मेहनत से जो है देखते नहीं है वीडियो को, तुरंत काट के रख देते हैं, ठीक है। तो यार देखो, वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो हमारा भी जो है मोटिवेशन जो है बढ़ता रहेगा कि हाँ आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप करेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम जो है चैप्टर 2 को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिए। क्वेश्चन आंसर से लेकर, हर कॉन्सेप्ट से लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर, और भी जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन भी उठाया गया था इसमें। सारे से सारे जगह से जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे वो सारे आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।